हर पल तबाही की नई दास्तान लिखी जा रही है। लाखों लोगों की जान मुश्किल में है और जिंदगी पर मौत का संकट मंडरा रहा है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। विनाशकाल का आज 30वां दिन है। रूस और यूक्रेन में जंग जारी है। कई दौर की बातचीत बेनतीजा रही है। यूक्रेन के कई शहर खंडहर बन चुके हैं। पश्चिमी देश लगातार आर्थिक प्रतिबंध लगाकर पुतिन को झुकाने की कोशिश में जुटे हैं, लेकिन पुतिन है कि मान नहीं रहे। अलबत्ता यह खबर जरूर आ रही है कि पुतिन ने यूक्रेन फतेह का फाइनल प्लान बना लिया है। यहां तक कि यूक्रेन की तबाही की डेडलाइन भी तय कर दी है। सबसे पहले रूस यूक्रेन वॉर पर लाइव अपडेट आपको दे देते हैं। 30वें दिन भी लगातार भारी बमबारी यूक्रेन में जारी है। रूसी सेनाओं ने कई शहरों को अपना निशाना बनाया है। कीव पर रूसी सेना की जबरदस्त बमबारी जारी है। नेटो की रूस को चेतावनी भी, केमिकल वेपन का जवाब नेटो देगा। बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर, रूस यूक्रेन वॉर लाइव अपडेट। केमिकल वेपन का जवाब देगा, नेटो ने कहा है। ये 30वें दिन भी भारी बमबारी जारी है। लगातार रूस यूक्रेन के शहरों को तबाह कर रहा है। रूसी सेनाओं ने यूक्रेन के कई शहरों को अपना निशाना बनाया। कीव पर रूसी सेना की जबरदस्त बमबारी। कीव पर कब्जा करना चाह रहा है रूस यूक्रेन की राजधानी कीव को अपने कब्जे में लेना चाह रहा है और इसलिए कीव को लगातार निशाना बना रहा है। कीव पर लगातार बमबारी जारी है और इस बीच नेटो ने कह दिया केमिकल वेपन का जवाब दिया जाएगा। 30वें दिन भी भारी बमबारी लगातार जारी। रूस यूक्रेन वॉर लाइव अपडेट। रूस को चेतावनी नेटो की। क्या यूक्रेन में चल रही जंग के खत्म होने की तारीख तय हो गई है? क्या पुतिन ने यूक्रेन पर विक्ट्री की डेडलाइन तय कर दी है? यूक्रेन की खुफिया एजेंसियां तो यही दावा कर रही हैं। यूक्रेन पर फतेह का फाइनल प्लान। पुतिन ने कर दिया तारीख का ऐलान। जीत का परचम लहराएगा। रूस फिर से विक्ट्री डे मनाएगा। (2022) मई 9। तय हो गई डेडलाइन। तो क्या वाकई रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन पर फतेह की फाइनल प्लानिंग कर दी है? क्या पुतिन ने जीत का परचम लहराने की तारीख का ऐलान कर दिया है? क्या रूस फिर से विक्ट्री डे मनाएगा? यूक्रेन की खुफिया एजेंसियों ने दावा किया है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कई दिनों से जारी जंग को खत्म करने की न सिर्फ फाइनल प्लानिंग कर ली है, बल्कि तारीख भी तय कर ली है। इस खबर के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की की बेचैनी बढ़ गई है। यूक्रेनी खुफिया एजेंसियों का दावा है कि पुतिन 9 मई को इस युद्ध का अंत करना चाहते हैं। अधिकारियों के मुताबिक रूस के लिए यह दिन बेहद खास होता है। 9 मई आखिर क्यों रूस के लिए खास है, ये जानने के लिए दूसरे विश्व युद्ध की ओर लौटना होगा। दरअसल
1945 में 9 मई के दिन ही नाजियों की सेना ने रूसी सेना के सामने सरेंडर किया था, जिसके बाद रूस में 9 मई को विक्ट्री डे के रूप में मनाया जाता है। रूस में 9 मई किसी त्योहार की तरह सेलिब्रेट होता है। विक्ट्री डे का रूस में क्या महत्व है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि रूस में इस दिन स्कूल से लेकर व्यापार तक बंद रहते हैं और सभी शहरों में मिलिट्री परेडों का आयोजन होता है। यानी पुतिन एक बार फिर 9 मई की तारीख को खास बनाना चाहते हैं और रूसियों को एक और जीत की सौगात देना चाहते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यूक्रेन पर रूस के लगातार भीषण हमले के बीच पहली बार नाटो ने कड़ा रुख अख्तियार किया। गुरुवार को बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में हुई नाटो की बैठक में अमेरिकी राष्ट्रपति ने साफ कहा कि अगर पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ जंग में केमिकल वेपन का इस्तेमाल किया तो नाटो जवाब देगा। वहीं नाटो की इस बैठक के बाद रूस ने एक बार फिर परमाणु हमले की चेतावनी दे डाली। यूक्रेन पर रूस की बमबारी लगातार। नाटो ने कड़ा रुख किया अख्तियार। रूस को कहा, हो जाओ खबरदार। केमिकल का हुआ इस्तेमाल तो होगा पलटवार। यूक्रेन पर हमले के 30वें दिन भी रूसी सेना कहर बरपा रही है। राजधानी कीव समेत कई शहरों पर रूसी सेना लगातार बम बरसा रही है। खासकर राजधानी कीव पर भारी बमबारी जारी है। इसी बीच यूएन ने जहां फौरन युद्ध बंद करने की अपील की है, वहीं नाटो ने पहली बार रूस के खिलाफ कड़े तेवर अख्तियार किए हैं। यहां तक कि जंग में सीधी भागीदारी तक की चेतावनी दे डाली है। गुरुवार को बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में आयोजित नाटो की बैठक में जहां रूस को आर्थिक तौर पर लाचार बनाने पर जोर दिया गया, वहीं पहली बार नाटो ने कहा कि अगर रूस ने यूक्रेन के खिलाफ केमिकल वेपन का इस्तेमाल किया तो इसका जवाब यूक्रेन नहीं बल्कि नाटो देगा। इसके साथ ही बाइडेन ने कहा कि यूक्रेन पर हमले के जवाब में रूस को औद्योगिक और विकासशील देशों के G20 ग्रुप से बाहर निकाल देना चाहिए। ऐसा होने से रूस दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं से कट जाएगा। बाइडेन ने यूक्रेन को नाटो की मीटिंग में हिस्सा लेने की अनुमति देने पर भी जोर दिया। बाइडेन यही नहीं रुके, लगे हाथ चीन को भी चेतावनी दे डाली। समिट के बाद बाइडेन ने मीडिया से कहा, उन्होंने चीन को साफ तौर पर चेताया है कि अगर उसने रूस को मदद दी तो इसके गंभीर आर्थिक परिणाम भुगतने होंगे। बाइडेन ने कहा, उन्होंने चीन को कोई धमकी तो नहीं दी है, लेकिन चीनी राष्ट्रपति रूस की मदद के परिणाम अच्छे से जानते हैं। कुल मिलाकर नाटो की इस इमरजेंसी मीटिंग में जो बड़ी बातें निकल कर के सामने आई है, उसके मुताबिक नाटो यूक्रेन को एंटी टैंक एयर डिफेंस सिस्टम और ड्रोन सप्लाई करेगा। साथ ही बाल्टिक समंदर से ब्लैक सागर तक नाटो के कुल 8 जंगी बेड़े तैनात किए गए हैं। इसके अलावा समंदर में जंगी बेड़ों और अटैक पनडुब्बियों की भी तैनाती की जाएगी। जबकि रूस बॉर्डर पर थल सेना बढ़ेगी, वहीं आसमान में जेट की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। इसके अलावा यूरोप में 1 लाख अमेरिकी और नाटो देशों के 40,000 सैनिक तैनात किए जाएंगे। नाटो की इस कवायद के बाद यह बात पूरी तरह से साफ हो गई है कि पश्चिमी देश अब रूस को किसी भी कीमत पर ढील देने के मूड में नहीं है। अमेरिका और उसके सहयोगी देश रूस को आर्थिक तौर पर पूरी तरह से पंगु बनाने की कोशिशों में तो जुटे ही हैं, साथ ही सामरिक रूप से घेरने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। वहीं यूक्रेन की मदद के लिए अमेरिका, नाटो और यूरोपियन यूनियन की इन बैठकों से रूस चिढ़ गया है।
रूस ने पहले ही ये धमकी दे दी थी कि अगर कोई देश इस युद्ध में यूक्रेन की ओर से आया तो रूस का दुश्मन होगा और अगर ऐसा हुआ तो विश्व युद्ध छिड़ सकता है। इतना ही नहीं, यूएन में रूस के उपराजदूत दिमित्री पोलियांस्की ने कहा है कि अगर नेटो देशों ने उकसाया तो रूस के पास परमाणु हमला करने का अधिकार है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि पश्चिमी देशों की तेज होती घेराबंदी से बौखलाए रूस ने कोई बड़ा कदम उठा लिया तो युद्ध खतरनाक मोड़ ले सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। पूर्वी यूक्रेन में रूस को एक बड़ा झटका लगने की खबर है। यूक्रेन की फौज का दावा है कि बर्डियांस्क नाम के शहर को रूस के कब्जे से छुड़ा लिया गया है। बर्डियांस्क अनजोव सागर के किनारे बसा एक छोटा सा शहर है जिस पर रूस की फौज ने फरवरी में ही कब्जा कर लिया था। रूस की भारी बमबारी के बीच यूक्रेन ने बड़ा पलटवार किया है और रूस के जहाज के खात्मे का ऐलान कर दिया। इस दावे के साथ बर्डियांस्क से कई वीडियो भी सामने आए जिसमें रूस का एक जहाज आग की लपटों में घिरा नजर आया। जहाज में बार बार धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है। जहाज इतना बड़ा था कि कई किलोमीटर दूर से भी धुआं उठता दिखने लगा। माना जा रहा है कि यूक्रेन की सेना ने जहाज पर मिसाइल से हमला किया जिससे रूस के सैनिकों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। आसमान में उठता आग का बवंडर और उसके ऊपर काले धुएं का गुबार हैरान करने वाला था। यूक्रेन की सेना ने अपने फेसबुक पेज पर इस हमले से जुड़ी जानकारियां भी डाली है। दावा किया कि यूक्रेन की फौज ने बर्डियांस्क के तट पर रूस के जहाज को निशाना बनाया। माना जा रहा है कि इस हमले के बाद बर्डियांस्क पोर्ट पर एक बार फिर यूक्रेन का कब्जा हो गया है। इस हमले से पहले ली गई रूस के जहाज की एक तस्वीर भी यूक्रेन की फौज ने जारी की, लेकिन रूस ने यूक्रेन की फौज के किसी भी दावे पर कुछ नहीं कहा, न तो इन दावों को खारिज किया और न ही इन पर मुहर लगाई। लेकिन खबर है कि रूस के कई सैनिकों को इस हमले में यूक्रेन ने ढेर कर दिया। इस हमले को पूर्वी यूक्रेन में रूस के लिए एक बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि पूर्वी यूक्रेन में डोनेस्क और लुहांस्क के कारण पहले से रूस को बढ़त है। ये दोनों ही ऐसे राज्य हैं जिन पर रूस के समर्थन वाले विद्रोहियों का कब्जा है। इन दोनों राज्यों के दक्षिण में सिर्फ केवल 2 ही पोर्ट हैं जो एक बहुत बड़े इलाके में कारोबार के लिहाज से बेहद अहम है। इनमें एक है मारियोपोल और दूसरा है बर्डियांस्क। मतलब ये कि अगर इन 2 पोर्टों पर कब्जा हो जाए तो यूक्रेन का पूर्व और दक्षिण पूरी तरह से रूस की मुट्ठी में आ जाएगा। इसलिए पुतिन ने जंग शुरू होने के 3 दिन में ही बर्डियांस्क पर कब्जा कर लिया था। लेकिन अब यूक्रेन ने पलटवार कर रूस की रणनीतियों को तगड़ा झटका दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। यूक्रेन के साथ पिछले 1 महीने से लड़ाई में उलझे रूस की बौखलाहट बढ़ती जा रही है। ऐसे में अमेरिकी मीडिया में यह आशंका जताई गई है कि अगर जंग जल्दी खत्म नहीं हुई तो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन छोटे परमाणु बमों का इस्तेमाल कर सकते हैं। रूस की लाख कोशिशों के बावजूद यूक्रेन ने अपने घुटने नहीं टेके। रूसी सेना के हमले जितने तेज हो रहे हैं,
यूक्रेन का प्रतिरोध और मजबूत होता जा रहा है। यही कारण है कि एड़ी चोटी करने के बाद भी रूस की सेना यूक्रेन की राजधानी कीव पर कब्जा नहीं कर पाई है। कई देशों का मानना है कि उम्मीद के अनुरूप कामयाबी नहीं मिलने से रूसी सेना में बौखलाहट बढ़ती जा रही है। जिस तरह से जंग लंबी खिंच रही है, रूसी सेना हताश होती जा रही है। ऐसे में एक आशंका तेज होती जा रही है कि हताश और बौखलाई रूसी सेना जंग जीतने के लिए परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकती है। राष्ट्रपति पुतिन तो कई बार एटमी हमले की धौंस भी दे चुके हैं। यही नहीं, 2 दिन पहले पुतिन के प्रवक्ता ने भी अमेरिकी न्यूज चैनल CNN को दिए इंटरव्यू में कहा था कि अगर जरूरत पड़ी तो रूस परमाणु हथियार चलाने से पीछे नहीं हटेगा। कई अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स में तो ये भी दावा किया गया है कि पुतिन की सेना पारंपरिक युद्ध से परमाणु युद्ध के ट्रांजिशन का अभ्यास कर चुकी है और युद्ध में भारी नुकसान के बाद रूस की सेना ऐसा कर सकती है। दुनिया में इस समय सर्वाधिक परमाणु हथियार रूस के ही पास हैं। रूस के पास ऐसे परमाणु बम भी हैं जो पूरे के पूरे शहर का नामो निशान तक मिटा सकते हैं। यूक्रेन पर हमले के तुरंत बाद रूस ने अपने देश के परमाणु हथियार तैनात करने का आदेश भी दे दिया था। अगर पश्चिमी देशों के अनुमानों को सही माना जाए तो रूस के पास करीब 2000 टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन है, जिन्हें एयरक्राफ्ट से गिराया जा सकता है या पारंपरिक मिसाइलों पर लोड किया जा सकता है। रूस के पास ऐसी मिसाइल सिस्टम भी हैं जो पनडुब्बी या समुद्री जहाज से लॉन्च किए जा सकते हैं। इन पर भी ये टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन फिट बैठते हैं। रूस का कैलिबर मिसाइल सिस्टम SN-30 समंदर में पनडुब्बी या जहाज से लॉन्च किया जा सकता है और ये 1500 से 2500 किलोमीटर दूर तक निशाने को भेज सकता है। इसके अलावा इस्कंदर मिसाइल सिस्टम पर भी न्यूक्लियर वेपन तैनात किए जा सकते हैं। रूस बिना न्यूक्लियर वॉर हेड वाली हाइपरसोनिक मिसाइलें पहले से ही यूक्रेन पर लॉन्च कर चुका है। ये पहली बार है जब रूस ने युद्ध में इन बेहद उन्नत मिसाइलों का इस्तेमाल किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। रूस और यूक्रेन के बीच लगातार 30वें दिन भी जंग जारी है। यूक्रेन जहां हथियार डालने के लिए तैयार नहीं है, वहीं पश्चिमी देशों की घेराबंदी से बौखलाया रूस अब परमाणु हमले की धमकी देने लगा है। लेकिन इस धमकी से निपटने के लिए बाइडेन की टाइगर टीम तैयार नजर आ रही है। रूस यूक्रेन की जंग अपने 30वें दिन में पहुंच गई है, लेकिन अभी भी कोई नतीजा निकलता नहीं दिख रहा। न यूक्रेन हार मानने को तैयार है, न पुतिन को पश्चिमी देशों की घेराबंदी की परवाह है। उल्टे रूस धमका रहा है कि यूक्रेन की मदद करने वाले देशों को गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। यहाँ तक कि बार बार एटमी अटैक की धमकी से दुनिया को डराने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में अमेरिका, ब्रिटेन समेत कई बड़े देशों ने भी रूस के खिलाफ रणनीति बनानी शुरू कर दी है। लेकिन सवाल ये है कि क्या अमेरिका के पास रूस की इन धमकियों का कोई जवाब है? जी हाँ, क्यों नहीं। जानकारों की माने तो पुतिन के हर छोटे बड़े कदम पर नजर के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की टाइगर टीम तैयार हो चुकी है। दरअसल बाइडेन के पास एक विशेष टीम है जिसे ये पता लगाने का काम सौंपा गया है कि अगर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन यूक्रेन के खिलाफ चल रहे युद्ध में रासायनिक, जैविक या परमाणु हथियारों का उपयोग करने का फैसला करते हैं तो अमेरिका को कैसे रिएक्ट करना चाहिए। इस टाइगर टीम में अमेरिका के सुरक्षा मामलों से जुड़े सभी बड़े अधिकारी शामिल हैं। ये टाइगर टीम बैठती है व्हाइट हाउस में। व्हाइट हाउस यानी अमेरिकी राष्ट्रपति का घर और दफ्तर, जहां इस वक्त दुनिया की नजर टिकी है। लेकिन बाइडेन की नजर टिकी है अपनी टाइगर टीम पर, जिसकी निगाह पुतिन की हर हरकत पर है।
बताया जाता है कि यूक्रेन हमले के 4 दिन बाद ही यानी 28 फरवरी को ही टाइगर टीम बना दी गई थी। ये टीम यूक्रेन संकट पर नजर रखने और इससे निपटने के लिए हफ्ते में 3 बार बैठक करती है। यही नहीं, टीम इस बात पर भी नजर रख रही है कि क्या मोल्दोवा और जॉर्जिया समेत दूसरे देशों को भी रूस इस युद्ध में खींच सकता है। अगर ऐसा होता है तो यूरोप के देशों को शरणार्थियों की समस्या का सामना करना पड़ेगा, जिससे निपटने के लिए भी इस टीम ने नीति बना ली। अमेरिका की पूरी वॉर स्ट्रेटेजी टीम टाइगर ही देखती है। इस टीम में कई बड़े एक्सपर्ट्स हैं जो अपने अपने फील्ड के जीनियस हैं, युद्ध की रणनीति बनाने में माहिर हैं। परमाणु हमले से लेकर केमिकल और जैविक हथियार युद्ध से निपटने में ये टीम माहिर है। ये टीम तालिबानी और ISIS जैसे बड़े खतरनाक आतंकवादी संगठनों के खात्मे के लिए आधुनिक हथियारों के निर्माण पर काम करती है। माना जा रहा है कि इस तरह की टीम बनाने से एक बार साबित हो रही है कि पुतिन पिछले 1 महीने से चल रही इस जंग में परमाणु और जैविक हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान दुनिया भर से कई फाइटर्स यूक्रेन का साथ देने के लिए यहां पहुंच रहे हैं। इटली की रहने वाली गिलिया स्किफ भी ऐसे ही फाइटर्स में से एक है, जो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से दुश्मनी निभाने इटली से यूक्रेन आ पहुंची है। गिलिया प्रोफेशनल पायलट हैं और वे यूक्रेन की ओर से रूसी सेनाओं को टक्कर दे रही हैं। 23 साल के गिलिया स्कीफ रूस और यूक्रेन के बीच जंग में रूस के खिलाफ लड़ने के लिए यूक्रेन आ पहुंची हैं और उन्हें फ्रंट लाइन आर्मी ज्वाइन की है। दिखने में बला की खूबसूरत इटालियन फाइटर पायलट व्लादिमीर पुतिन की सेनाओं पर कहर बरपाने में यूक्रेन का साथ दे रही हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव में गिलिया स्कीफ खुद ब खुद सेना की मदद के लिए पहुंची हैं। ग्लैमरस फाइटर पायलट गिलिया वेनिस के मिरा की रहने वाली हैं और वे स्पेशल फोर्सेज ऑफ द इंटरनेशनल लीजन की ओर से यूक्रेन आई हैं। वे इस दस्ते की अकेली महिला फाइटर हैं। स्थानीय मीडिया के मुताबिक गिलिया स्किफ एक प्रशिक्षित पायलट हैं, लेकिन उन्हें इटालियन एयरफोर्स से निकाला जा चुका है। गिलिया पर बुलिंग और प्रताड़ना के आरोप लगे थे। इस वक्त उनकी कहानी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। गिलिया स्किफ की हिम्मत और उनके फैसले की सराहना हर तरफ हो रही है। वे इंटरनेट पर सेंसेशनल हिट बनी हुई हैं और लोग उनकी तारीफ कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि कम से कम वो अपने कौशल का इस्तेमाल अच्छे काम में कर रही हैं। यूक्रेन और रूस के युद्ध में गिलिया की तरह ही तमाम स्थानीय महिलाएं भी बंदूक उठा चुकी हैं। यूक्रेन की सेना में मौजूद महिला सैनिक अपील कर रही हैं कि यूक्रेन की महिलाएं भी अपने देश की सुरक्षा के लिए आगे आएं। यूक्रेन के राष्ट्रपति की अपील पर देश की महिला नागरिकों ने भी बंदूक चलाने की ट्रेनिंग ली है और वे देश की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं। इसी तरह की नागरिक फौज को गाइड करने और उनकी सहायता के लिए विदेशी फाइटर्स भी वहां पहुंच रहे हैं, जिनमें से गिलिया स्किफ भी एक हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। इस बीच भारत में इजरायली दूतावास ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से दिल को छू लेने वाला एक वीडियो ट्वीट किया, जिसमें इजरायली सर्जन डॉक्टर माइकल सीगल एक यूक्रेनी बच्चे के साथ खेलते नजर आ रहे हैं। साथ ही ऐसे सभी स्वास्थ्य कर्मचारियों का धन्यवाद किया है जो सीमा पर आने वाले शरणार्थियों की सहायता में दिन रात जुटे हुए। Що це таке? Ти чупа-чупс? Ти мене даш один? Ні. हमारी इस खास पेशकश विनाश काल में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।